अभी ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से कुछ भी टफेस्ट क्वेश्चन पूछना हो, ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको 10 मार्क्स में। न्यू सिलेबस में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। यस, ओल्ड सिलेबस में May 16 में ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। I consider this is an important question, very important, 10 मार्क्स में आ सकता है। यस, अभी देखिए यहां पे 31, एग्जाम्पल 31। Abyssal Limited has the following capital structure which is considered to be optimum। यहां पे देखिए, यहां पे जो वर्ड दिया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिमम, इसका क्या मतलब? सर यहां पे आपको दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम, इसका मतलब क्या है? मतलब कि सी, हम नेक्स्ट चैप्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे कि अगर आपको फाइनेंस रेज करना हो, आपके पास कई तरह के तरीके होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बट हाउ दैट मिक्सचर विल बी हेल्पफुल। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हम कंसीडर करेंगे, ओके। बट यहां पे आपको थ्योरी नहीं पूछी, यहां पे आपको दे दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब क्या, तो अगर हमारी टोटल रिक्वायरमेंट फंड की होगी 20 लाख, उसमें से हम 16 लाख मतलब के 80% तो इक्विटी शेयर ही होगा, ओके। उसमें से 5% प्रेफरेंस शेयर ही होगा और 15% डिबेंचर ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी के लिए ये स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है। और जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला हो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, उसका हम ये वेट या फिर स्ट्रक्चर चेंज कभी नहीं करेंगे। उसका हम वेट या स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर ये कंपनी को फर्दर 10 लाख रेज करने होंगे, अगर ये कंपनी को फर्दर 10 लाख रेज करने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि भाई 8 लाख का इक्विटी रेज कर दीजिए, 50,000 का प्रेफरेंस रेज कर दीजिए और डिबेंचर 150 का रेज कर दीजिए। अगर हमें 1 लाख भी रेज करना है तो ऐसा नहीं करेंगे, चलिए 1 लाख है तो 1 लाख इक्विटी से में ले आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। इस हिसाब से अभी ये जब भी आपको क्वेश्चन में ऑप्टिमम दिया हो तो आप ऐसा नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका वेट इन एनी सिचुएशन यही रहेगा। मतलब अभी ये वेट फिक्स हो गया, डिबेंचर 0.15 होगा, प्रेफरेंस शेयर 0.05 होगा और इक्विटी शेयर 0.80, ये वेट फिक्स हो गया। इस वेट में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया ऑप्टिमम का मतलब? ठीक है, चलिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ये कंपनी को ओवरऑल कॉस्ट कम आ रही है, ओके, लोवेस्ट आ रही है, ऑप्टिमम है, ठीक है। चलिए, कंपनी हैज ए मार्केट प्राइस, ओके, चलिए एमपीएस है शेयर की। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड D0 होगा या D1? देखिए नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, तो ये क्या है, 2015 का जो ईपीएस है उसका 50% नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है D1। यस हिमालय रूपल, D1 2.36 इंटू 0.5, तो 1.18 D1 आ गया। देखिए 1.18 D1 आ गया। चलिए एमपीएस है, D1 है, वेट भी दे दिया है, ओके, तो ग्रोथ भी मिल जाता तो के आ जाता। यस, ग्रोथ भी मिल जाता तो के आ जाता। ये 5 ईयर का 10 इयर्स का ईपीएस क्यों दिया है? हमें क्या काम है? व्हाट इज द नीड ऑफ ईपीएस फॉर लास्ट 10 इयर्स? हम कुछ भी 10 इयर्स का कुछ यूज ही नहीं करते कभी। इतने सारे सम हमने कर लिए, कभी यूज किया कुछ? हाँ, लास्ट ईपीएस उसका काम है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। बट यहां पे ट्रेंड के लिए दिया है। ट्रेंड माने देखिए ईपीएस 2006 में था 1, इसमें देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10%। अभी इसमें कितना हुआ? 10%। चेक कीजिए।
इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का पास्ट ट्रेंड देख के ग्रोथ रेट है 10%। बस ये ग्रोथ रेट के लिए दिया था पास्ट 10 इयर्स का जो ट्रेंड। यस, समझ में आया? तो सीधी तरह से दे दे जी 10% नहीं, हमें सीधी तरह देना आता ही नहीं। ओके, अगर हम कॉम्प्लिकेट करेंगे तो पूरा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, ठीक है। यस, 10% ग्रोथ रेट होगा, जी के लिए दिया है। हाँ, आपको पता ही है पहले से। The company issued a new debenture carrying 16% rate of interest and current market price of debenture is 96. ओके, अभी आप देखिए यहां पे एग्जिस्टिंग डिबेंचर 14 है, बट यहां पे आपको डिबेंचर दिया है 16%। और अगर आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, ओके यही पूछा है। हाँ, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंशियल, मतलब ये परसेंटेज हम काउंट नहीं करेंगे। फिर भी वेट तो हमारा यही होगा, क्योंकि यही ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, यही आपका ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, और एक और बात, यहां पे हम केडी की जो फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, I1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। कैन यू टेल मी नेट प्रोसीड्स में हम क्या लेंगे? पार प्लस प्रीमियम डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन, या फिर मार्केट प्राइस? मैंने आपको टेबल बना के बताया था, अगर आपको फेस वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट ऐसा कुछ दिया हो तो एनपी लेंगे। ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हो, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, तो फिर हम इश्यूड एट मार्केट प्राइस। तो ये क्वेश्चन में हम डिविडेंड में, प्रेफरेंस में मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे। यस, ओके। चलिए, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? 9.2 विथ एनुअल डिविडेंड 1.1। टैक्स ब्रैकेट है कंपनी का 50%। चलिए, यहां पे ए और बी तो बहुत आसान है, सी और डी जो पूछा है ना, वहीं पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन में। ए और बी, ये जो 4 क्वेश्चन आपको पूछे, इसमें से ए और बी तो बहुत आसान है। चलिए करते हैं वन बाय वन, आराम से देखना कि क्या पूछा है। ओके, आराम से देखना कि क्या पूछा है। चलिए, पहले हमको क्या करना है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। ओके, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया है D1 1.8118 और G हमने कैलकुलेट कर लिया है 10%। अगर आपको G को प्रेजेंट भी करना हो तो आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, G इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1/1, तो उसको 10%, या किसी भी 2 ईयर का डिफरेंस ले लीजिए, आपको 10% मिल जाएगा, ठीक है। और D1 तो ऐसे ही हमने कैलकुलेट करके रखा है। चलिए आंसर में आ जाइए। ए, उसमें बोला है आपको पॉइंट नंबर 1, जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट्स कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, ओके, द कॉस्ट ऑफ न्यू डेट केडी, ओके, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट केडी, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। वेर चलिए, यहां पे इंटरेस्ट तो हमें 16% दिया है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू 100 है डिबेंचर की। यस, तो यहां पे हम 16 कर देंगे। टैक्स रेट 0.50 और नेट प्रोसीड्स में 96 कंसीडर करेंगे। क्यों? मैंने आपको बता दिया, हमने ये पहले भी ऐसा लॉजिक मैंने आपको बताया था, बाइफरकेट करके चार्ट बना के, ठीक है। चलिए, केडी दे दीजिए मुझे, क्या होगा? फिर पूछा है केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। सर बड़ी वाली फॉर्मूला, छोटी वाली फॉर्मूला? अरे यहां पे रिडीमेबल या कुछ ईयर नहीं दिया है, तो छोटी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 8.33, ठीक है, 8.33 DNP इंटू 100, ओके, नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे डिविडेंड है 1.1, नेट प्रोसीड्स आएगा MPS, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो KP होगा, KP कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
11.96%। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया। अभी के क्या होगा, D1 MPS 100 प्लस ग्रोथ रेट। ओके, तो D1 तो हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे 1.18 नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है। मार्केट प्राइस भी हमें यहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, हाँ यहाँ पे। ओके 23.6 और इसमें ग्रोथ रेट हम 10% ऐड कर देंगे। चलिए मुझे बता दीजिए कि KE क्या होगा। KE क्या हो, 15%। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर A आ गया। कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Assuming new equity come from retained earning, न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर B। आपको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। ये सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं देखना है। 11%, 14%, जो भी हम अभी नया फंड रेज करेंगे उसका WACC चाहिए। इसीलिए वहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंशियल और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कंसीडर करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर का वेट तो हमारा ऑप्टिमम है इसलिए वही आएगा। तो यहां पे हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, चलिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिवेंचर्स डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ओके, वेट तो फिक्स ही है, फिक्स ही है वेट में कुछ ये जो क्वेश्चन है उसमें हम वेट चेंज ही नहीं करेंगे। कुछ भी बता दे आपको, वेट में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले ही आपको वर्ड दिया है ऑप्टिमम। अभी उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ऑप्टिमम है इसलिए। कॉस्ट, तो डेट का कॉस्ट है 8.33%, प्रेफरेंस 11.96 और इक्विटी का 15%। चलिए मुझे WACC और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दीजिए। क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? %13.85%। ठीक है, चलिए तो मैंने वैसे आपको बताया कि पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B बहुत ही आसान है। अभी यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना उसमें पॉइंट नंबर C और पॉइंट नंबर D में आपको खास ध्यान रखना है। क्या C देखिए, पहले पढ़ते हैं हम क्या है। हाउ मच नीड टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यूइंग न्यू शेयर्स? 50% of 2015 earning are available as returning for the purpose of capital investment। पढ़िए, चलिए आप कैसे करेंगे हम। हाउ मच नीड टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यू ऑफ न्यू शेयर, और अगर न्यू शेयर इश्यू करना है तो क्या होगा। और डी क्या है, व्हाट विल बी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन फंड एक्सीड द कैलकुलेटेड इन C अबोव एंड मार्केट प्राइस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इज 20। अभी देखिए यहां पे जो C और D है, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो तो पहले समझना पड़ेगा ना। कई सारे स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई पॉइंट नंबर C और पॉइंट नंबर D में पूछा क्या है। हाउ मच नीड टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यूइंग न्यू शेयर्स। अभी देखिए एक बात देखिए, यहां पे ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है, वेट हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास रिटर्निंग कितना है पहले ये देख लीजिए, पॉइंट नंबर C। ओके,
if no new shares are to be issued। अभी शेयर नहीं इश्यू करना है तो इक्विटी कैसे आएगा? देखिए, एक मैं आपको बात बता रहा हूं यहां पे, हमारा जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑप्टिमम, ओके, वो क्या है? डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी। और ये जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है ये है 0.15, 0.05 और 0.80। चलिए, इतना समझ में आया? मतलब अगर मुझे 100 रुपीज भी रेज करने हैं तो मैं क्या करूंगा? 80 रुपीज का इक्विटी इश्यू करूंगा, 5 रुपीज का प्रेफरेंस इश्यू करूंगा और डिवेंचर इश्यू करूंगा 15 रुपीज के हिसाब से। इतना समझ में आ गया? अभी यहां पे जब भी मैं यहां पे इक्विटी वर्ड यूज करता हूं तो मेरे पास यहां पे दो ऑप्शन होते हैं। यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। सी, प्रेफरेंस में तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू होगा, डिवेंचर में डिवेंचर ही इश्यू होगा, बट इक्विटी में मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या? या तो फिर मेरे पास रिटेन अर्निंग होगा, वही मैं यूज कर सकता हूं, तो इसमें मुझे न्यू इक्विटी शेयर रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और या फिर आई विल गो फॉर न्यू इक्विटी शेयर और इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। इतना समझ में आया? पहले तो ये बताइए, अगर ये आपको समझ में आएगा तो सी डी आपको समझ में आ जाए, अगर ये आपको समझ में आएगा तो सी और डी पॉइंट दोनों ही समझ में आ जाए। पहले इतना समझ में आया? मतलब कि अगर मुझे, अभी देखिए यहां पे नया फंड कितना रेज करना है, कुछ दिया नहीं। आप 10 लाख रेज करो या फिर आप 1 करोड़ रेज करो या फिर आप 2 करोड़ 10 करोड़ जितना भी रेज करना है करो, वेट तो इतना ही आएगा, वेट तो इतना ही आएगा क्योंकि ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है ये। ओके, अभी देखिए, जो भी मुझे नया फंड रेज करना है उसमें आपको प्री कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? नो न्यू शेयर्स आर टू बी इश्यूड। मतलब मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे शेयर इश्यू करना ही नहीं है। अगर मुझे शेयर इश्यू नहीं करना है तो फिर मैं टोटल फंड में कितना रेज कर सकता हूं? टोटल फंड में कितना रेज कर सकता हूं? पहले क्वेश्चन समझ में आया? देखिए यहां पे क्वेश्चन समझ में आया? अभी आपको सी में क्या पूछा है? अभी आपको क्लिक हुआ कि यस, क्वेश्चन अभी समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, कि आंसर के ऊपर से क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, ऐसा पूछा था। हाउ मच नीड्स टू बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इश्यू ऑफ न्यू शेयर। मतलब मुझे शेयर इश्यू नहीं करने। अगर मुझे शेयर इश्यू नहीं करने हैं तो मैं टोटल कितनी कैपिटल रेज कर सकता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहां पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग विल बी यूज्ड, रिटेन अर्निंग विल बी यूज्ड। ओके, तो यहां पे रिटेन अर्निंग यूज होगा तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास कितना रिटेन अर्निंग है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया, भैया आपके पास 2015 का जो भी अर्निंग है, ओके, उसका 50% आपके पास अवेलेबल है। क्यों भैया? क्योंकि ये जो 2.36 आपका प्रेफरेंस ईपीएस था उसमें से हमने 50% डिविडेंड पे कर दिया, तो 50% हमारे पास अभी भी रिटेन अर्निंग है। चलिए, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। ओके, तो रिटेन अर्निंग कितना होगा? रिटेन अर्निंग कितना होगा? ये जो ईपीएस है 2.36 ईपीएस अर्निंग पर शेयर, टोटल शेयर्स है 1 लाख और उसका 50% हमारे पास है रिटेन अर्निंग। चलिए, तो कितना हुआ रिटेन अर्निंग? तो ऑब्वियसली
1,18,000 विल बी रिटेन अर्निंग अवेलेबल विद अस। पहले ये समझ में आया। अभी अगर मुझे इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करने हैं, अगर मुझे इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करने हैं, तो फिर यहां पे इक्विटी जगह हम रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हैं 1,18,000। ओके, अभी क्या होगा कि मैं ऐसे 1,18,000 हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया ऐसा नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा इक्विटी इश्यू कर दूं या फिर रिटर्न अर्निंग में से यूज कर लूं, तो फिर मेरा जो ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन में काफी सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो वो हमें क्लियर आउट करने हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ये है 0.80। अगर 0.80 के हिसाब से 1,18,000 आते हैं तो 1 के हिसाब से क्या आएगा? तो व्हाट न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स यू रिक्वायर। न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो? कितना कितना कितना? तो आप कर सकते हो 1,18,000 डिवाइडेड बाई 0.80 इंटू 1, कितना होगा? 1,47,500। सर ये क्यों ऐसा किया, बताता हूं आपको। मुझे ये तो पता चल गया कि इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करना है, तो मेरे पास इक्विटी के तौर पे सिर्फ एक ही है रिटेन अर्निंग, और मेरे पास अभी रिटेन अर्निंग की बैलेंस कितनी है? 1,18,000। रिटेन अर्निंग 0.80 है, तो प्रेफरेंस 0.05 होना चाहिए। ओके, और डेट कितना होना चाहिए? 0.15। तो 0.80 के हिसाब से 118, तो 0.05 के हिसाब से कितना? 0.15 के हिसाब से कितना? 0.1 के हिसाब से कितना? तो ऐसा करके हम टोटल 147,500 का कैपिटल रेज कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करते हो तो आप कितना इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर, ये ऑप्टिमम स्ट्रक्चर को ऐसे ही रख के जनरेट कर सकते हो। कितना इन्वेस्टमेंट आप जनरेट कर सकते हो अगर आपको इश्यू नहीं करना है। आप बोलेंगे नहीं इश्यू नहीं करना है, अभी जितना भी रिटर्न आएंगे उसमें चलाना है, नए शेयर्स हमें इश्यू नहीं करने, नए इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करने हैं। प्रेफरेंस इश्यू करो, डिबेंचर इश्यू करो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मुझे नया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रोल शेयर नहीं करना है। मेरे पास जितने इक्विटी शेयर है वही रखने हैं, और मेरा जो रिटर्न आएंगे वो मुझे यूज करना है, और उसका जो प्रोपोर्शनेट जो भी डिबेंचर आता है, प्रोपोर्शनेट जो भी प्रेफरेंस शेयर आता है, वो मैं इश्यू कर दूंगा। तो फिर मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? अभी क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अभी क्वेश्चन समझ में आया? कुछ दिक्कत है तो बताइए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके डन। अभी क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। डी में आपको क्या बताया? डी में आपको क्या बताया? चलिए, व्हाट विल बी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन फंड एक्सीड द अमाउंट। बट हमें इतना फंड नहीं, ज्यादा चाहिए। देखिए अगर आपको इससे ज्यादा फंड चाहिए तो फिर आपको तो इक्विटी शेयर इश्यू करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये जो फंड है उससे ज्यादा चाहिए तो फिर आपको इक्विटी शेयर इश्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग तो हमने पूरा यूज कर लिया। ठीक है, चलिए बताइए। तो फिर डी में ओवर एंड अबोव ओके, पॉइंट सी क्या कैलकुलेट करना है हमें? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है भैया। ओके ठीक है, चलिए। तो इसके लिए अभी क्या हुआ? अभी आप शेयर इश्यू करोगे तो नया एमपीएस हो जाएगा 20। मतलब यहां पे हमें ये के रिवाइज करना पड़ेगा। यस, केडीकेपी यही रहेगा, केडीकेपी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, के रिवाइज होगा तो फिर वो रिवाइज कर देते हैं हम। रिवाइज्ड के D1 कितना था हमारा? 1.18। तो वो तो सही में रहेगा, ग्रोथ रेट भी सही में रहेगा। सिर्फ यहां पे
मार्केट प्राइस चेंज हो रही है, तो फिर यहां पे के आ जाएगा 15.9%। ठीक है, तो अभी चलिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर देते हैं। पहले आएगा डेट, बट सर वेट क्या होगा? अरे ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको कितने सारे क्वेश्चन पूछ ले, वेट में कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? ऑप्टिमम। कॉस्ट में जो था केडी जो भी था वो तो सेम ही रहेगा, केपी जो था सेम ही रहेगा, बट यहां पे इक्विटी चेंज हो जाएगा। तो अभी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा? चलिए न्यू न्यू वन। %14.57। यस, परफेक्ट। तो अगर आपको इक्विटी शेयर इश्यू करना ही नहीं है तो रिटर्न अर्निंग यूज कर लो, और रिटर्न अर्निंग के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर रख लो, तो फिर हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे तो ज्यादा इन्वेस्ट करना है, मुझे 1,47,500 से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो फिर यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, यू नीड टू गो फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और आपने देखा कि भी मार्केट प्राइस 20 है, तो के रिवाइज होगा और नया WACC या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार इसको शांति से नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये क्वेश्चन परफेक्ट है टफ क्वेश्चन के लिए। ओके ओके, एक दो अटेम्प्ट में इसकी चांसेस है कि ये आ सकता है नियर बाय फ्यूचर में। यस, ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, इज दिस क्लियर? What happened?